नमस्कार साथियों, मैथ्स क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इन क्लासेस में हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो सभी चैप्टर्स के होंगे, रैंडमली होंगे। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो पूरा डिटेल से चैप्टर का कंसेप्ट करना है, तो उसके लिए भी इस चैनल पर फ्री बैच अवेलेबल है जिसका नाम है तैयारी मैथ्स की। तो उस बैच का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी से रिलेटेड मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्लास भी हो सकती हैं। अगर आपकी तैयारी हो गई है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ की, तो आप जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चा जो एकेडमी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है और तैयारी करना चाहता है, उन्हें इस क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो इन्हीं के साथ क्लास को शुरू करते हैं कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा बता दूं, शंकु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कोन, ठीक है। शंकु होता है हमारा कोन, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि यहां पे रेशियो है दो कोन्स की हाइट का, जो कि 1:4 है, और उनके जो डायमीटर्स का रेशियो है वो 4:5 है। तो पूछ रहे हैं उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कोन जो होता है वो बेसिकली दिखता कैसा है, जैसी हमारी बर्थडे वाली टोपी होती है। बर्थडे की टोपी हमारी कैसी होती है, ऐसी होती है ना। तो ये हमारा क्या होता है, शंकु होता है, कोन होता है, जो कि नीचे से कैसी फॉर्म का होता है, सर्कल फॉर्म का होता है। अगर आप बर्थडे की टोपी को ऐसे सीधा करके देखेंगे तो वो नीचे से सर्कल दिखेगी, ठीक है। तो यहां पे ये होता है इसका डायामीटर, ये पूरा क्या है इसका डायामीटर यानी कि व्यास, और ये हाफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा इसका रेडियस। ये क्या है, रेडियस, त्रिज्या है ये इसकी, और ये है इसकी हाइट, ठीक है। दिस इज हाइट। तो ये हमारा रेडियस था, ये हाइट है, और ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। ये भी हाइट होती है पर ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, विच इज स्लैंट हाइट। और ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है भाई। तो यहां पे आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसने वॉल्यूम के बारे में बात की है, तो आपको बता दें इसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन जो होता है कोन का, वो कितना होता है। दिस इज 1/3 पाई r स्क्वेयर इंटू h। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। क्लियर है। तो यहां पे दो कोन्स दे रखी हैं, दो शंकु हैं जिनके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, यानी कि पहले कोन का वॉल्यूम अपॉन में सेकंड कोन का वॉल्यूम। दिस इज 1/3 पाई r1 स्क्वेयर h1 अपॉन में 1/3 पाई r2 स्क्वेयर h2, ठीक है भाई। और ध्यान रखना, ये मैंने पूरे लिखे हैं, लेकिन आपको बता दूं इसमें जो ये कांस्टेंट चीज होती है, कांस्टेंट चीज क्या, 1/3 पाई, ये जो है वो दोनों साइड से कट जाएगी। मैंने लिख के दिखाया ताकि आप समझे चीजों को, कि उसने इनके वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम यानी कि अनुपात, तो ये क्या होगा, पहले वाले का r1 स्क्वेयर h1 और दूसरे वाले का r2 स्क्वेयर h2, ठीक है। तो सीधा आप इसी चीज को लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट पार्ट कटता है। अब देखो गिवन क्या है, बोला इनकी जो हाइट का रेशियो है, इनकी जो हाइट है ये क्या दे रखा है, दिस इज 1:4, यानी कि पहले की हाइट 1 है तो दूसरे की हाइट 4 है। और इनके जो डायमीटर है d4 डायमीटर, ठीक है, इनके जो डायमीटर है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। इसका मतलब पहले का डायमीटर कितना है, 4, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना है, 4 पहले वाले का, और दूसरे वाले का ये कितना है, 5।
तो आप देखो यहाँ पे अगर डायमीटर मेरे पास है तो जो रेशियो डायमीटर का होगा दोस्तों याद रखना वही रेशियो रेडियस का भी होगा। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दूं, जो डायमीटर होता है अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो ये हमें मिल जाता है रेडियस। अगर आप व्यास का आधा करेंगे, देखो कैसे, ये मान लो 20 है, अगर मैं कह दूं ये 20 डायमीटर है, व्यास है, तो इसका आधा यानी कि 10, ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो अगर आप डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस। तो यहां पे ये डायमीटर का रेशियो है, तो अगर मैं इसका आधा करूंगा तो ध्यान दो, तुम 4 का आधा करोगे, इसका भी आधा करोगे, ठीक है ना, 4 का भी हाफ और 5 का भी हाफ, तो ये हाफ हाफ क्या है, रेशियो में कट जाता है, ठीक है। तो रेशियो में कट जाएगा, तो जो रेशियो डायमीटर का था वही रेशियो अब किसका बन जाएगा, रेडियस का बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द रेशियो फॉर रेडियस, ठीक है भाई। रेडियस का रेशियो बनाने के लिए आप डायमीटर का जब हाफ करोगे ना, मैं फिर से दिखा देता हूं कि आप क्या करोगे, डायमीटर का हाफ इसका हाफ करोगे तो ये रेडियस का रेशियो आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सेम चीज होने से कट जाती है, ठीक है, ये सेम चीज कट जाती है, तो रेडियस का रेशियो भी वही होगा जो डायमीटर का रेशियो बनेगा, ठीक है, अनुपात जो है वो सेम रहेगा। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं भाई और देखते हैं आंसर क्या बनेगा। तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या बनेगा, R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर, तो R1 आपने क्या लेना, 4 लेना है, और R2 क्या लेना है, 5 लेना है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, इनटू में हाइट 1, हाइट 1 क्या है, 1 है, और हाइट 2 क्या है, 4 है, ये 1 है, ये 4 है, तो ये कितना बनेगा, 16 बटे में 5 पंजे 25 चौके 100, ठीक है भाई। आप काट सकते थे लेकिन अभी बाद में काट दें, कोई बात नहीं। 4 का स्क्वायर 16 बना, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100, तो इसको काट देंगे तो 4 बटे में 25, ठीक है, 4 चौके 16 और 4 से काटा 25 पे, तो 4/25 ये बनेगा हमारा क्या, रेशियो इनके वॉल्यूम्स का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें ये लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, इनको भी आपने साथ के साथ याद रखना है। हालांकि डिटेल से पढ़ा था तो फिर कुछ और बातें थी, लेकिन इस क्वेश्चन से जुड़ी जो भी बात जो इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूं, बशर्ते कि आपने ध्यान से सुना हो। और ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा तो मेरे ख्याल से अब छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट मैंने लगा दी है, आप ट्राई करें क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी, यहां पे जो अभाज्य संख्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपके सामने जो है, हाँ जी, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसको आप क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो। और सीधे शब्दों का इस्तेमाल करूं तो भाई ऐसा कोई भी नंबर जिसको डिवाइड करने वाले नंबर 2 हों वो हमारा होगा प्राइम, ठीक है। आप यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 को 1 भी और 3 भी, 4 को 1, 2 और 4। तो ये तो प्राइम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाले नंबर 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, प्राइम नंबर वो जिसको डिवाइड करने वाले नंबर सिर्फ 2 होंगे। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 1 जो होता है वो भी प्राइम नहीं होता, क्योंकि 1 को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 1 है, सो 1 इज नॉट प्राइम। क्लियर है। तो हमारे प्राइम नंबर क्या हुए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। हमने कितने लेने हैं, 9 लेने हैं, टोटल 9 लेने हैं। तो देखो 4, 4, 8 और 1, 9, ये 9 प्राइम नंबर हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट 9 प्राइम नंबर है, और हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है भाई। एवरेज जिसे आप औसत बोलते हैं। तो एवरेज क्या होता है भाई, सम अपॉन में नंबर,
ठीक है, टोटल सम बटे में जितने नंबर्स का सम है वो हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। तो अब हमें इसको सभी को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल बनेगा 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 20 78, तो 77 बनेगा। 77 प्लस 23 तो कितना बन रहा है, 100। तो एवरेज कितना बनेगा, दिस इज 100। और ये टोटल नंबर कितने हैं, अपोन में 9। तो मैंने कहा था एवरेज का फार्मूला है सम अपोन में नंबर। तो ये 100 जो है टोटल है कितने, 9 नंबर्स का। तो 100 को 9 से भाग करूंगा तो 11 9 99, तो बचेगा 1। तो 11 सही 1/9 जो होगा वो इसका होगा एवरेज। और ऐसा दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर रहेगी। ठीक, क्लियर। तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है। ठीक है, कैसे करना होता है देखते हैं। आप लोग ट्राई किया करो, जब क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पर तो ट्राई किया करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इफ 2916 का जो स्क्वायर रूट है वो 54 के बराबर है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर 2916 का स्क्वायर रूट हमारा 54 है तो क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहे हैं 29.16 का रूट। तो 29.16 का जब रूट निकालेंगे तो ध्यान रखो 2916 का रूट 54 है, तो 54 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 54 आएगा ही आएगा। मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां पर 2916, इसका रूट 54 है। तो यहां पर अगर पॉइंट लगा रहा है तो ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद आधे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कब, जब स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आंसर में कितने होंगे, 1। अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो आंसर में कितने हो जाएंगे, 2। अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं तो आंसर में कितने हो जाएंगे, 3, यानी कि आधे हो जाएंगे। तो इसी चीज से यहां पे ये 5.4 बनेगा प्लस में, इसका आंसर मैंने लिख दिया सीधा। इस वाले में देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, यानी कि जो आंसर बनेगा उसमें डेसिमल के बाद कितने होंगे, 2 डिजिट होंगे, तो इसका आंसर बनेगा 0.54। ठीक है, सिमिलरली इसका आंसर क्या बनेगा, देखो कितने हैं, 4 और 2 6 हैं, 6 डिजिट हैं तो आंसर में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो 0.054। ठीक है, एंड लास्ट वन इज यहां पर कितने हैं, 4 और 4 8, तो डेसिमल के बाद कितने बनेंगे, 4 डिजिट, तो 0.0054। ठीक है, तो 2916 का रूट 54 था, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो अब यहां पर जो ऑप्शन है वो मैंने ऊपर कर दिए हैं। तो अब हमें प्लस करना है, तो देखो यहां पे सबसे लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस करने का तरीका, किसी को नहीं आए तो भाई ऐसे कर लेना। प्लस करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से लिख के कर सकता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में 4 है, उसके बाद 4 5 और 4 कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो 9 4 दिख रहा है कहीं पर, 9 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले जब इसको ऐड किया, देखो मैं बता भी दूं मैंने किया क्या है कि 0.054 एंड लास्ट वन इज 0.0054। तो जब मैंने ऐड किया तो लास्ट में 4 था और इनको ऐड करेंगे तो फिर ये 9 आएगा। और मैंने इतने से ही देख लिया 94 तो केवल एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो पूरा टोटल करने पर भी टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, टाइम को बचाना है, तो ऑप्शन ए आंसर बनेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, सोल्व कीजिए। तीन संख्याओं का योग 98 है, यानी कि सम दे रखा 3 नंबर्स का। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेशियो दे रखा है फर्स्ट का और सेकंड का, और उसके बाद सेकंड और थर्ड का। तो फर्स्ट नंबर इज लेट ए एंड सेकंड नंबर इज लेट बी। तो इनका जो रेशियो है वो है 2:3। ठीक है, उसके बाद सेकंड और थर्ड यानी कि बी और सी का जो रेशियो है ये कितना दे रखा है भाई, 5:8। ये 5:8 दे रखा है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी कैलकुलेट कर ले। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 5 कितना बनेगा, 10।
फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 5 कितना बनेगा 15, और लास्टली इसको मल्टीप्लाई करना, 3 अट्ठे कितना बनेगा 24। ठीक है, क्लियर है मैंने कैसे बताया? आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 बनेगा, फिर 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तरीके और भी होते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैंने ये बताया है, और ध्यान रखना इस तरीके के लिए यहाँ ए बी और फिर अगला बी सी होना चाहिए, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसका मतलब अब हमारे पास ए जो है वो 10 है, बी जो है वो 15 है और सी जो है वो 24 है। 10, 15 एंड 24 ये वैल्यूज आ चुकी हैं, बट ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये जो रेशियो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि तीनों नंबर्स का योग जो है वो 98 है। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं पहला नंबर 10 मानूं, दूसरा 15 मानूं और तीसरा 24 मान लूं, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? तो तुम कहोगे 24 और 15 39, 39 और 10 49, तुम कहोगे इनका टोटल बनेगा 49। लेकिन ये टोटल क्वेश्चन में जो है वो 98 के बराबर है। तो 49 अगर 98 के बराबर है तो एक किसके बराबर बनेगा? 2 के बराबर। तो 1 अगर 2 के बराबर है तो पूछ रहा था सेकंड नंबर, तो इसका मतलब 15 किसके बराबर बनेगा? 15 दूनी 30 के बराबर बनेगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 ऐसा लिखा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जैसे ही मुझे एबीसी का रेशियो पता लगा वैसे भी आप आंसर को कर सकते हैं। हमसे पूछना चाह रहा था सेकंड नंबर, यानी कि इस 15 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा था, तो 15 की वैल्यू क्या होगी? वो 15 से मल्टीप्लाई करके आने वाली थी, तो 15 से मल्टीप्लाई करके अगर कोई नंबर बन रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो 15 से कटेगा। और इन ऑप्शंस में से सिर्फ 30 ही एक ऐसा नंबर था जो 15 से कट रहा था, तो आप डायरेक्टली भी आंसर को कर सकते थे। लेकिन अगर मोर देन 1 ऑप्शन कटे तो फिर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि अगर पहला नंबर 10 है, ये 15 है, ये 24 है, तो इनका टोटल बनेगा 49। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल था 98, तो 49 अगर 98 के बराबर है तो 1 2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 2 के बराबर है, तो ये 15 30 के बराबर बनेगा। ठीक है, सभी को डबल करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िएगा क्या कह रही है स्टेटमेंट। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और शेयर भी कर देना, किसी का भला हो जाए। ठीक, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आगे मिलती रहे आपको। तो क्वेश्चन क्या है? यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर रेडियस का एक सर्कल है जिसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया। समषटभुज को बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको एक बार बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है कि एक हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है और इसके अंदर हमने एक समषटभुज बनाया है जिसके अंदर 6 भुजा होती है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। तो वो किस प्रकार का होगा? वो कुछ इस तरह का दिखेगा। भाई मैं कोशिश करता हूँ बनाने की कि ये बन जाए और आप इसको समझें। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर शब्द क्यों लगाया, सम क्यों लगाया? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जो है ना भाई वो समान है, इसलिए रेगुलर यानी कि सम शब्द यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सो दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक समषटभुज है यहाँ पर। तो अगर ये रेगुलर है तो इसकी सारी साइड्स क्या है? वो बराबर है। ठीक है, तो इन साइड्स को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा जोड़ तोड़ कर देता हूं। और जोड़ तोड़ क्या करना है भाई, मैं क्यों ना इन डायगोनल्स को मिला दूं। दीज आर द डायगोनल्स, इनको क्यों ना मैं आपस में मिला दूं, और मिलाने से ये कुछ इस प्रकार का रंगोली वाला डिजाइन दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे अब क्या कह रहा था कि इसका जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है? वो r है। रेडियस इज r। इसका मतलब रेडियस क्या होता है तुम मुझे बताओ। अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इस सर्कल की जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं रेडियस। तो ये रेडियस, ये भी तो रेडियस, ये भी रेडियस। अरे भाई सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है भाई, उसको हमने रेडियस बोल दिया। तो अब तुम यहां पे देखो कि अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही होगा। ठीक है,
ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। और जैसे ही हमें पता लगा कि ये रेडियस होगा तो यानी कि हम कह सकते हैं, देखो अगर आपको लगे कि सर ऐसा कैसे, ये आर आ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि ये आर होगा, तो आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। अगर किसी को ये बात हजम नहीं हुई हो कि सर ये आर कैसे हो गया, जरूरी थोड़ी है कि ये आर हो सकता है, तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर हम पूरी एक परिक्रमा कर दें, एक पूरा चक्कर लगा दें, तो हम कितना एंगल बनाते हैं, तो हमने कहा कि ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर एक पॉइंट पर आप खड़े होकर ऐसे पूरा घूम जाएंगे तो आप कितना घूम गए, आप 360 डिग्री घूम गए, 360 डिग्री घूम गए। तो आप मुझे बताइए, तो यहां पे 360 डिग्री घूमे हैं तो यहां पर कितने एंगल बने, एक ये बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 6 एंगल में अगर मैं 360 डिग्री को डिवाइड कर दूं तो एक एंगल कितने का बनेगा, तो तुम कहोगे 60 डिग्री का बनेगा जी, यानी कि ये एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर 60 का बना तो आप देखिए यहां पर ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, कौन से वाली, ये वाली, ये ट्रायंगल आपकी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी तो मैंने इसका नाम नहीं दिया, इक्विलेटरल है ये, लेकिन मैं अभी इसको बोल नहीं रहा हूं, मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि जिसको ये लगता है कि सर ये आर कैसे होगी, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं कि ये पूरी परिक्रमा 360 डिग्री है, जिसको अगर मैं 6 हिस्सों में बांट दूं, क्योंकि यहां पर 6 एंगल बन रहे हैं तो एक एंगल की वैल्यू बनेगी 60 डिग्री, वन एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने कहा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 साइड बराबर होती है। तो 2 साइड बराबर होती है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है भाई इस ट्रायंगल की, जिसकी दोनों साइड बराबर होती हैं, उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 है तो इनका टोटल 120 बनना चाहिए, तभी तो 120 और 60 180 बनेगा। तो भाई फिर ये भी 60 होगा और ये भी 60, तभी तो ये इक्वल हो पाएंगे। तो 60 60 60 ये तीनों इक्वल एंगल यहां पर बन रहे हैं, और इसी से हमें पता लगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। ये आर तो ये भी आर, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है समबाहु त्रिभुज का, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इसी आधार पर हमने कहा था कि ये भी आर बनेगा, तो ये भी आर बनेगा, ये भी आर, ये आर, ये आर और ये भी आर, तो ये सारे आर हैं। तो हमसे पूछना चाह रहा था इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि परिमाप क्या होगा। तो भाई परिमाप शब्द जो है वो क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड फिगर की सभी साइड्स का टोटल ही परिमाप होता है। किसी भी बंद आकृति की, तो देखो ये हेक्सागन बंद है ना, तो इसकी सभी साइड्स का, तो ये वाली साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो 6 साइड इसके अंदर है क्योंकि ये हेक्सागन है। तो इसका टोटल कितना बनेगा, r प्लस r अप टू 6 टाइम, सो इट बिकम्स 6r। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा था क्वेश्चन, मैंने सारी बात बता भी दी है, लेकिन आप अगली बार ऐसा ना बनाएं और फटाफट से आंसर लगाए आए। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है और हिंदी भाषा में है क्वेश्चन। भाई कोशिश तो बाइलिंगुअल की जाती है पर कई बार नहीं अरेंज हो पाते। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करना। बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको, इंग्लिश में बोला जा रहा है। किसी त्रिभुज के अंत केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि जो ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है। ये यहां पर ये जो अंत केंद्र है, पहले तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। अंत केंद्र, ट्रायंगल में 4 तरह के सेंटर हम पढ़ते हैं। अंत केंद्र को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र। 4 तरह के केंद्र होते हैं, मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अंत केंद्र कब बनता है, जब हम, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ आ ट्रायंगल। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने क्या लिख दिया भाई, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को ही अंत केंद्र कहा जाता है। ये बात जो भाषा यहां लिखी गई है मैं आपको समझा दूं। ये एक ट्रायंगल है भाई,
इस ट्रायंगल के इस एंगल को मैं अगर बाइसेक्ट कर दूं, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दूं, इसी तरह से इसको भी मैं अगर दो बराबर भागों में बांट दूं, और इसी तरह से मैं इस तीसरे एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना भाई, इसको बोलते हैं इन सेंटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्र। क्या बात भेजे में आई? पहले वाला सेंटर समझ में आया? ठीक है, दूसरे वाला सेंटर समझ लो। ये पहले वाला सेंटर था भाई, 4 सेंटर होते हैं, याद रख लेना चारों को। दूसरे वाला जो सेंटर होता है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं खींचूं, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये जो लाइन मैंने खींची है ये परपेंडिकुलर भी है और इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी कर रही है, तो इसको बोला मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसको लिख भी देता हूं यहां पर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है भाई, तो इसी तरह से जैसे इसका खींचा, इसी साइड का भी खींच लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी भाई कुछ इस तरह से आएगा और इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ये पोर्शन इसके बराबर है, ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, और सिमिलरली इस तीसरी वाली पर भी हम खींच लेते हैं क्या, एक परपेंडिकुलर, और ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना भाई, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, जिसको हिंदी भाषी इसको क्या बोलेंगे, दिस इज परिकेंद्र। एक अंत्य केंद्र था, एक परिकेंद्र था, दिस इज सरकम सेंटर। ठीक है, और क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है। ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जो यहां पर आकर मिल रहे हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, लंब समद्विभाजकों का मिलान बिंदु, याद रखना इसको। अब तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर का इधर बना देते हैं भाई, ये दो तो समझ में आ गए, इधर बना देते हैं। ये तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का क्या है, ये ट्रायंगल बना दी। अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं इससे इस सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ध्यान दो ये परपेंडिकुलर है, सीधा होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो सीधा है ये। ठीक है, इससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसी तरह से इससे मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और इससे मैं इस पर, यानी कि इससे इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। देखो नाम भी मैं लिख रहा हूं इनके साथ साथ। ठीक है, तो याद रखना है। ओ लाइट चली गई भाई, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लंब केंद्र। ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलते हैं हम, लंब केंद्र। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर कैसे बना, परपेंडिकुलर्स का, जब हमने वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो वो जो उसका मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र बोलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर्स जहां पर मिल रहे हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ठीक है, शीर्ष बिंदु से त्रिभुज के विपरीत भुजा पर डाले गए लंबों का मिलान बिंदु क्या होता है हमारा, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होता है। और इसके बाद एक चौथे नंबर का और बचता है, तो चौथे नंबर वाले को कहां बनाया जाए भाई, जगह तो दिख नहीं रही कहीं पर इतनी खास, यहां पे कोशिश करता हूं मैं बनाने की। एक जो चौथे नंबर का है ये वाला, अब ये क्या है भाई, इसको भी समझ लो। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां से इसका एक मीडियन खींचा मैंने। क्या खींचा मैंने, इस ट्रायंगल में एक मीडियन खींचा, और मीडियन जो होता है उसे माध्यिका बोलते हैं। ये क्या है, दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन, और मीडियन बोले तो माध्यिका। ठीक है, और माध्यिका क्या होती है भाई, जो बिल्कुल मध्य में जाके टकराए भाई, वो माध्यिका होती है। जो बिल्कुल मिड में जाके टकराएगी साइड के, वो क्या होगी, मीडियन यानी कि माध्यिका। तो ये बिल्कुल मिड में जाके टकरा रही है। सिमिलरली यहां से इसकी मिड खींच दें, ये टकरा गई, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। और सिमिलरली इससे यहां पर, इस पॉइंट से यहां पर खींचेंगे तो ये क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो इनका पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, यहां लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जिसे क्या बोलते हैं भाई,
केंद्रक, सेंट्रोइड बोले तो क्या, केंद्रक, ठीक है। तो यहां पे ये वाला पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा पॉइंट है ये, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का मिलान बिंदु वो क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है, सेंट्रोइड होता है। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यहां से चली गई है, लेकिन मैं ऑप्शन लिखता हूं कि यहां पे जो ऑप्शन दिए हुए थे वो ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहला ऑप्शन जो दे रखा था वो था अभिलंबों से, अभिलंबों से यानी कि परपेंडिकुलर से। सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा था कोण अर्धक से, कोण अर्धक यानी कि एंगल बाइसेक्टर। थर्ड ऑप्शन दे रखा था माध्यिकाओं से, माध्यिकाओं से यानी कि मीडियंस से। और चौथे नंबर पे दे रखा था साइड्स का, साइड्स का लंब अर्धक, लंब अर्धक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि त्रिभुज का अंत्य केंद्र जो होता है, अंत्य केंद्र, तो मेरे ख्याल से अब आप सभी को मालूम पड़ गया, इन सेंटर जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर का। ये अंत्य केंद्र था और ये क्या था, एंगल बाइसेक्टर का। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर यहां पर इस क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो पहले वाला ऑप्शन क्या था, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स यानी कि जो हम लंब डालते हैं उसका मीटिंग पॉइंट। दूसरा था एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट यानी कि कोण अर्धक का मीटिंग पॉइंट। तीसरा था मीडियंस का मीटिंग पॉइंट और चौथा था साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। तो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट तो क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है। ये वाला कौन सा होता है, सेंट्रोइड होता है जिसे केंद्रक बोलते हैं। ये वाला कोण अर्धक वाला कौन सा होता है, इन सेंटर, ये बनाया था ना मैंने, इन सेंटर अंत्य केंद्र। और चौथा ये जो अभिलंब था ये कौन से थे, लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, जब हम यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है।